गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर? तो आज जो हम बात करने वाले हैं ना, उसके बारे में जितना बोल देंगे ना उतना कम पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो सर, सबसे पहली बात है ना कि मैं देर से आता हूं लेकिन दुरुस्त आता हूं। ये बात आपको भी पता है ना, दिल से भी पता होगा। देखिए, सबसे पहली बात है, आज हम बात क्या करने वाले हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस में टॉप 400 ऑब्जेक्टिव का ये चौथा क्लास है। यानी हम पिछले 3 क्लास ले चुका हूं सर, और टोटल 150 क्वेश्चन पे हम फाइट कर चुका हूं। टोटल 150 क्वेश्चन पे हम फाइट कर चुका हूं। आज की क्लास में आपका 151 नंबर से शुरू होगा। 151 से क्या होगा? शुरू होगा। तो पिछले 3 क्लास जो लोग नहीं देखे हैं ना, तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से जाकर के वो तीनों क्लास देख लें। वो तीनों क्लास मिलेगा कहां सर? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं धुआं, तभी रिजल्ट ज्वालामुखी की तरफ फटेगा। हाँ देखिए, सबसे पहली बात है सर कि आज की क्लास को हमको करना पड़ेगा शुरुआते, है ना, क्योंकि क्लास को तो हम करने आए हैं शुरू। और ये मॉर्निंग वाला क्लास है सर, तो ज़्यादा बातें ना करके हम ज़्यादा टॉपिक पे बातें करेंगे। आइएगा सर, 151 नंबर सवाल कहता है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? देखो सर, सबसे पहले सटीक सवाल को कहाँ से पकड़ना है? दिल से पकड़ना है। सवाल कैसे पकड़ा जाता है वो मैं बताऊंगा। देखो, हमसे पूछा है दक्षिण, क्या पूछा है सर? ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है ना, दक्षिण पूर्व रेलवे बोला है, मध्य नहीं बोला सर, ये पूर्व रेलवे बोला है। जब बोलेगा दक्षिण पूर्व रेलवे तो इसका सटीक एग्जाम्पल होता है सर कोलकाता। क्या होता है? कोलकाता। ठीक है, आ जाना। मैंने क्या बोला सर कि सवाल बोला दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? तो कोलकाता में है सर। ये सवाल आपको जनरल कंपटीशन में जब आप तैयारी कीजिएगा ना, तो ये सवाल वहां पे बड़ा रिपीट होता है भाई। ठीक है, आ जाना। तो आपसे पूछेगा दक्षिण पूर्व रेलवे, तो क्या मारेंगे? कोलकाता। एक बार मेरे साथ बोलिएगा ना, प्यार से बोलिए, जहां पर बैठे हैं वहीं से बोलिए ना। दक्षिण पूर्व रेलवे कहेगा तो सर क्या? कोलकाता। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर। हाँ अरे भाई देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि 152 नंबर क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर करना। देखो, सबसे पहली बात है ना कि क्वेश्चन को ना यहां से समझना है। हाँ आइए, कहता है क्या सर कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हमें क्या बोला सर कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जब बोलेगा पूर्वी मध्य रेलवे तो क्या मारेंगे सर? ये हाजीपुर मारेंगे। कहाँ मारेंगे? ये हाजीपुर मारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करना, आपको अगर बोलेगा पूर्वी मध्य रेलवे तो मारेंगे हाजीपुर। ठीक है, और बोलेगा दक्षिणी रेलवे मुख्यालय तो मारेंगे कोलकाता। ठीक है, तो यहाँ पे बोला पूर्वी मध्य रेलवे तो क्या मारेंगे? हाजीपुर। एकदम झटके में मारेंगे सर। ये सब सवाल में कोई देरी नहीं, ये सब सवाल को यूं लेंगे यूं देंगे। चलिए अगला कहता है भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बांटा है? भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बांटा है? तो भारतीय रेल मार्ग को टोटल 17 जोन में बांटा है। कितने जोन में? 17 जोन में बांटा है। और आपको 29 और कितना 29 73 डिवीजन में कितना 17 जोन और 73 डिवीजन में बांटा है। ठीक है, 73 डिवीजन में बांटा है। ठीक है, आ जाना। तो भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बांटा है? तो भारतीय रेल मार्ग को 17 जोन में बांटा है और 73 डिवीजन में बांटा है। ठीक है, लेकिन आपका जो है ना वो ऑप्शन में 16 देगा, 17 नहीं देगा सर, क्योंकि आपका बुक जो है वो पुराना है, इसलिए आपके ऑप्शन में 16 ही होगा, ना कि 17 होगा। ठीक है, तो हमें भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बांटा है? तो भारतीय रेल मार्ग जो है सर वो 17 जोन में बांटा है और 73 डिवीजन में बांटा हुआ है। ठीक है, आ जाइए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में सबसे पहले रेल कब चला था? हमें यह पूछा है। तो कहता है भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में 1853 में। कब? 1853 में, यानी 16 अप्रैल 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सर। तो भारत में सबसे पहले रेल कब चला था? तो 16 अप्रैल 1853 में चला था। ठीक है, पहले जो रेल होता था ना वो किसका होता था? ये कोयले पे चलता था, भूसे पे चलता था रेल। ठीक है, अब तो कोयला भूसा पे खाना नहीं लोग बनाता है, उस टाइम रेल चलता था। आइएगा अगला कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है नागपुर सड़क योजना, नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? देखो सर, नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? तो 1943 में। कब? 1943 में, 1943 में। आ जाना।
हमसे पूछा है नागापुर, कौन, नागापुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? तो 1943 में। चलिए अगला सवाल क्या कहता है सर? कहता है भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? देखो सबसे पहली बात यहाँ पे ये गौर करना कि भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है, तो भारत में 200 से प्लस आकाशवाणी केंद्र है। कितने? 200 से प्लस आकाशवाणी केंद्र है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला कहता है भारत में डाक क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? भारत में डाक क्षेत्र, देखो सबसे पहले ये गौर करना, डाक क्षेत्रों की कुल संख्या, क्षेत्रों की कुल संख्या अब यहाँ पे आना, अगर बोलेगा कुल संख्या तो 9, जहाँ पे 8 जो है वो प्रादेशिक क्षेत्र है, ठीक है, और 1 जो है सर वो आपको कार्यक्रम क्षेत्र है। डाक का जो कुल क्षेत्र है वो 9 गो है। भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है, लेकिन जहाँ पे 8 गो है वो प्रादेशिक है और 1 जो वो कार्यक्रम क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे भारतीय सेना भी आता है, ठीक है, कार्यक्रम क्षेत्र में आ जाना। तो भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या, तो कुल संख्या 9 है, लेकिन आपके ऑप्शन में 9 ना दिया हुआ है, तो हम लोग क्या मार देंगे? 8 मार देंगे सर, ठीक है, आ जाना। अगला सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। कहता है सुनामी किस स्थान पर आता है? कहा सुनामी किस स्थान पे आता है? तो सुनामी जो है सर, सु से सुनामी और सा से समुद्र। मैंने क्या बोला है कि सुनामी जो है सर वो समुद्री स्थान में आता है। मैंने क्या बोला है कि सुनामी किस स्थान पे आता है? तो सुनामी जो है सर वो समुद्री स्थान पे आता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर करिएगा। कहता है भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? देखो सबसे पहले तो ये गौर करना कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया। कितने? तो 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया। कब कौन? जोन 1 में, जोन 2 में आना, जोन 3 में आ जाना सर, जोन कितना में? जोन 3 में, फिर जोन कितना? जोन 4 में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है सर कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया, ठीक है। देखो सबसे पहली बात यह है ना सर कि आज थोड़ा सा जो है ना, आज थोड़ा सा इसमें काम चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा मेरा आवाज़ जो है ना सर वो थोड़ा सा लूज रहता है, ठीक है, आ जाना। आज की क्लास में सिर्फ लूज है, बाकी क्लास में तो फोड़ देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। आइए, कहता है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया कब? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया कब? देखो तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया सर 19 जुलाई 1969 में। 19 जुलाई 1969 में। मैंने क्या बोला है सर कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है कब? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है तो 19 जुलाई 1969 में। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा, प्यार से, शिद्दत से, मोहब्बत से बोलिए तो मेरे यारो। देखो सबसे पहली बात है, मैंने क्या बोला सर कि भारत में, कहाँ? भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में किया गया सर। कब? 19 जुलाई 1969 में किया गया सर। अच्छा, एक बात के लिए आप लोग का बड़ा टेंशन होता होगा, एक बात को लेकर के सर आप लोग का बड़ा टेंशन होता होगा, पता है क्या? कि सर पीडीएफ कहाँ मिली? देखो सबसे पहली बात है ना सर कि ऑब्जेक्टिव का, ये ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे जाता है, ठीक है। टेलीग्राम अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए होंगे तो प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम, और टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कीजिएगा @संदीप 7295। आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा @संदीप 7295। वहाँ पे लगभग 8000 लोग जुड़े हुए हैं, तो उसी में आप भी ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब आना, दूसरी बात यह है सर कि मैं सब्जेक्टिव का पीडीएफ पूरा दे नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखो सर सब्जेक्टिव जो होता है ना सर वो मैं बहुत मेहनत से लिखता हूं सर, और सब्जेक्टिव के लिए सर आपको इतना मेहनत से लिखेंगे और सब कुछ अगर आपको मैं फ्री में दूंगा सर तो फ्री का इज्जत आप लोग नहीं कर पाइएगा, ठीक है। जो रिस्पेक्ट होता है वो आप रिस्पेक्ट नहीं कर पाइएगा फ्री की चीज़ों को। इसलिए सर मैं भी और मेहनत से और शिद्दत और प्यार से, मोहब्बत से मेहनत करूं इसके प्रति, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को आपको पैसा में दूंगा तो शायद मैं भी और अधिक मेहनत करूंगा और आप भी अधिक मेहनत कीजिएगा। इसी के लिए सर, किसके लिए? इसी के लिए सर, कहाँ गया? इसी के लिए सर, रुक जाओ, इसी के लिए सर, किसके लिए? इसी के लिए सर, किसी और के लिए नहीं करने गया। अरे बाबा रुको 1 सेकेंड सर जी, ये तो हेराई हो गया सर जी। हाँ, इसी के लिए हमने व्हाट्सएप पे एक प्राइवेट ग्रुप बनाया है सर, ठीक है, जहां पे आपको प्राइवेट ग्रुप में आपको मिलेगा मैथ एसएसटी,
सोशल साइंस, हिंदी और साइंस का, ये पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीवीआई पीडीएफ नोट्स जो यूट्यूब पे क्लास चल रहा है वो सभी का नोट्स मिलेगा सर। और कुछ मिलेगा जो नीचे में लिखल होगा, लेकिन ये बात नहीं बोलेंगे सर। अगर ये बात खुल के बोलेंगे ना तो कल ही जेल हो जाए और परसों से बेलो ना हो, तो पढ़ाएगा कौन? समस्या समझो मेरे भाई। अब दूसरी बात क्या है सर, ये ग्रुप में ज्वाइन कैसे होंगे सर जी? तो ये ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, वही नंबर पे आपको पेमेंट करना है 99 रुपया, पे फोन चाहे पेटीएम से। अच्छा, आप अगर नहीं चलाते तो अपने दोस्त से, भाई से, साथी से, भाभी से, किसी से भी उस नंबर पे पेमेंट करवा करके वही व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है। और मैसेज में लिख देना सर कि मुझे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। आपके पास मिनट भर में इधर से ओके का मैसेज चला जाएगा और आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और जितना पीडीएफ पहले वाला सबके पास भेजा गया होगा वो वाला पीडीएफ आपके पास भी भेज दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है सर, सबसे बड़ी फायदा वाली बात तो ये है ना, बहुत लोगों को अफसोस वाला भी बात है कि इस ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा ना तो आपका नंबर और कोई देख पाएगा। आपके पास पीडीएफ जाएगा तो मेरा नंबर बनकर जाएगा सर, क्योंकि अगर आप किसी का नंबर देख लीजिएगा तो तू पढ़ेगा रे, तो पागले हो जाएगा ओकर चक्कर में। हाँ, तो इसलिए सर मोहतरमा लोग से भी सुरक्षित हो गए। और देखो कंडीशन है कि नंबर देख लेता है तो तुम लोग कॉले पे कॉल करते रहता है, इसलिए उस झमेले मैंने ख़त्म कर दिया सर, ठीक है। आ जाना। और उस नंबर पे सबसे बड़ी बात यह है कि उस नंबर पे आप ऐड कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप व्हाट्सअप कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। आइएगा सर, मैंने क्या बोला है कि व्यवसायी बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया गया तो 1969 में, ठीक है। अगला कहता भारत का केंद्रीय बैंक है कौन? हमें बोला भारत का केंद्रीय बैंक है कौन? भारत का केंद्रीय बैंक है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है सर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हमने बोला है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को कहाँ हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? ये कोलकाता में हुआ था, ठीक है। मैंने क्या बोला है सर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना जो हुआ था सर वो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। 1 जुलाई 1955 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। और हमारा केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। हमसे पूछा भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? देखो सबसे पहले गौर करना, भूमि विकास बैंक हमने क्या बोला है सर कि ये भूमि विकास बैंक ये आखिर में है क्या? तो यहाँ पे गौर करना, ये भूमि विकास जो बैंक है ना ये किसानों को ऋण देता है। किसको ऋण देता है? किसानों को ऋण देता है। और किसान का खेत देख के ऋण देता है। और ये बहुत ही दीर्घकालीन ऋण देता है, दीर्घकालीन ऋण देता है, ठीक है। मतलब बहुत लंबा समय के लिए ऋण देता है। भूमि विकास एक बैंक है, ठीक है। भूमि विकास एक बैंक है जो किसानों के लिए बैंक है। और किसान को जब ऋण देता है, कर्जा देता है, तो जमीन पे कर्जा देता है और बहुत लंबा समय के लिए कर्जा देता है, ठीक है। जो जमीन को अपने तरफ कब्जा कर लेता है भूमि विकास बैंक, ठीक है। तो हमें बोला कि भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर। कहता है हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? हमारे राज्य में कार्यरत मतलब जो भी काम कर रहा है बैंक, ऐसे बैंक का नाम बताना है। हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? हमारे राज्य बोले सर तो बिहार राज्य में। कहाँ पे? बिहार राज्य में, ठीक है। तो हमारे राज्य बोले तो बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है सर? तो केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 25 है। बिहार में केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 25 है, जो कि टोटल 34 जिला में है। 34 जिले में है। बिहार के 38 जिला में नहीं है, 34 जिला में है, जहां पे आपको केंद्रीय बैंक की सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 25 है, ठीक है। आ जाना। जो बैंक सहकारी मतलब नॉर्मल बैंक नहीं, SBI वाला बैंक नहीं, ठीक है। आ जाना। कहता है क्या सर
कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, भारत में टोटल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, हमसे क्या पूछा है, भारत में टोटल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो भारत में जो है सर वो 19 बैंक ऐसे हैं जो राष्ट्रीयकृत है, ठीक है, भारत में 19 बैंक ऐसे हैं जो राष्ट्रीयकृत हैं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। हमें क्या बोला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सर, आ जाना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, तो स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ, थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगला कहता है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। क्या बोला है सर कि भारत में सहकारिता आंदोलन की प्रारंभ कब हुआ। भारत में सहकारिता आंदोलन 1904 को हुआ था। कब हुआ था, 1904 को हुआ था। कब हुआ था, 1904 को हुआ था, ठीक है, आ जाना। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1904 को हुआ था। क्या हुआ था, 1904 को हुआ था, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल सर, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है वर्तमान समय में कब, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। देखो अभी के टाइम में, अभी के समय में हम लोग किस पे भरोसा करते हैं, तो लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं, ठीक है। अभी के समय में हम लोग लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं। तो हमसे पूछा है कि वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है, तो वर्तमान समय में लोकतंत्र शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। वर्तमान समय में, अभी के समय में किसको, लोकतंत्र शासन व्यवस्था को सबसे अधिक लोकप्रिय माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कहता है लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र मतलब होता है जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं सर, जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि को लोकतंत्र कहते हैं। अच्छा लोकतंत्र क्या है सर, एक राजनीतिक व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है, तो एक राजनीतिक व्यवस्था है। आइएगा अगला, अगला सवाल क्या कहता है, कहता है किस राज्य में, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं। देखो सर किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं, तो लोकतंत्र सरकार की जब चुनाव होता है ना सर, तो एकदम नियमित रूप से होता है। हाँ लोकतंत्र सरकार की जब चुनाव होता है तो एकदम नियमित रूप से होता है, कोई नियम नहीं तोड़ेगा। आ जाना, जो नियम तोड़ेगा ना ओकरा सरकार तोड़ देगा। चलिए लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र में सरकार जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकतंत्र में जो सरकार होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। मैंने क्या बोला सर कि लोकतंत्र में जो सरकार होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकतंत्र में जो सरकार होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सर। तो आप लोग भी अपना कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करते रहिएगा कि आप लोग का कितना सही कितना गलत हुआ, ठीक है रे, ना कि खाली इन्हें उन्हें के चक्कर में रहिएगा। सर देखिए कहता है ना सर कि बिहार में कहाँ रे, बिहार का नाम ले तो छाते इसे कर दो। हाँ कहता है बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है। बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है। देखो सर हम लोग का बिहार में जो वर्षा होता है ना वो सामान्य बोलेगा ना, तो सामान्य बोलेगा तो मारना 120 सेंटीमीटर, ठीक है। बिहार में अगर सामान्य वर्षा बोलेगा तो मारना 120 सेंटीमीटर। अगर अधिक वर्षा बोलेगा, अगर अधिक वर्षा बोलेगा तो अधिक वर्षा का बोलेगा तो मारना 160 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है। समान बोलेगा तो मारना 120 सेंटीमीटर और अधिक बोलेगा तो 160 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए यहाँ पे बोला सामान्य औसत 120, बोलेगा अधिक औसत तो 160 से 200। चलिए अगला कहता है बिहार में किस प्रकार का वन पाए जाते हैं। हमारे बिहार में कैसे वन पाए जाते हैं, तो बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो बिहार में पतझड़ वन पाए जाते हैं। कैसे, पतझड़ वन पाए जाते हैं, ठीक है। सदाबहार नहीं, कोनधारी नहीं सर, ये कटीला नहीं सर, ये कैसा पाया जाता है, पतझड़, पतझड़ बन पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला, अगला कहता है सर कि बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है। हमारे बिहार में जब लोग, किसान लोग, हम भी किसानी का बेटा है, जब किसान लोग खेती करते हैं सर तो वो वर्षा पे निर्भर नहीं रहता है, वर्षा के पानी पे निर्भर नहीं रहता है वो, क्योंकि सर बिहार के अधिकांशतः जगह ऐसे हैं जहाँ पे वर्षा की पानी अच्छी तरीक़ा से पहुँच भी नहीं पाती है।
तो बिहार में जो होता है सर वो नलकूप की सहायता से, किसके, नलकूप की सहायता से, ठीक है, सिंचाई करता है। चलिए अगला, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? हमने क्या बोला सर, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? हाँ आइए 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 बाबा, आइए तो जरा, आइए तो जरी थोड़ा सा। हमसे क्या बोला सर, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था, ये ना बोला है, आ जाना। हमको बोला कोसी नदी घाटी परियोजना तो 1950, ठीक है 1950, लेकिन अब यहाँ पे गौर करना 1950 तो है ये है सर, लेकिन कभी कभी आपको 1950 नहीं दिया रहेगा, ठीक है 1950 नहीं दिया रहेगा तो क्या मारेंगे सर, 1950 अगर नहीं दिया रहेगा सर तो आपको 1954 मारना है। कितना मारना है? 1954 मारना है, ठीक है 1950 चाहे 1954, यही दो में से को मारना है, ठीक है, आ जाना, क्योंकि इसका रुका हुआ था, ठीक है। कहता है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? देखो यहां पे आना, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ये पटना के बेली रोड में है, पटना के बेली रोड में। कहाँ? पटना के बेली रोड में है, ठीक है सर। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना के बेली रोड में है। और जो लोग पटना में हैं तो उनको पता होगा कहाँ, तो पटना के बेली रोड में, ना कि राजगीर में, ना कि बोधगया में, ना बिहार शरीफ में। कहाँ? पटना के बेली रोड में। आइएगा सर अगला, कहता है अभी देश में, अभी कब, अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय केंद्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? अभी कितने बैंक है जो क्षेत्रीय बैंक है? पूरे देश में, पूरे भारत में अभी कितने बैंक है जो क्षेत्रीय बैंक है? तो अगर बोलेगा कुल क्षेत्रीय बैंकों की संख्या कितनी है तो 192 है। कितने है सर? 192 है, ठीक है। बोलेगा अभी देश में कुल क्षेत्रीय बैंकों की संख्या कितनी है तो 192 है कुल क्षेत्रीय बैंकों की संख्या, ठीक है। तो अभी देश में, हमारे देश में कुल क्षेत्रीय बैंकों की संख्या कितनी है तो 192 है सर। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है बिहार में कहाँ? बिहार में रे, कहाँ रे बाबा? बिहार में। कहता है ना सर कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? देखो अगर सबसे ज़्यादा अगर नहर के द्वारा अगर सिंचाई होता है ना सर, नहरों द्वारा, तो बिहार के रोहतास में होता है। कहाँ आता है सर? ये रोहतास जिला में होता है, ठीक है। कौन कौन लोग रोहतास के हैं? कौन कौन लोग रोहतास के हैं? थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना। और ये क्लास कैसा लग रहा है सर, आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप सबका प्यार, सपोर्ट और भाई का भाई से मेहनत जुड़ा रहेगा सर। मैं जितना मेहनत करता हूं आपके लिए, आप भी मेहनत करिए अपने ज़िंदगी के लिए सर, क्योंकि आपका मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, क्योंकि आपके आँखों में आपकी मम्मी पापा की सपना है सर। इनका एक एक पल का आंसू, एक एक पल का खुशी अब आपकी आंखों में है, तो उनकी भी आंखों को ख्याल रखना है, उनकी भी बुढ़ापा का ख्याल रखना है, उनकी भी उम्र को बढ़ाना है, जो आपके इतने अच्छे शक्ल दिए और इतने अच्छे शरीर दिए, ठीक है। क्योंकि मेन भगवान तो माँ बाप होते हैं सर, क्योंकि कर्म ही पूजा है, और असल में भगवान तो माँ बाप होते हैं, और वो भगवान तो दूसरे नंबर पर हैं। आ जाना, आइएगा सर। कहता है क्या, अगर रोहतास जिले में, अगला सवाल कहता है दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भूकंप सुनामी आया था? आपको पता है 2004 में हमारे देश में भूकंप आया था, ठीक है, सॉरी विश्व में हमारे भूकंप आया था, ठीक है। तो हमारे दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भूकंप, किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? कहाँ आया था सर? तो ये आपको बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में, ना कि प्रशांत महासागर में, ना तो पश्चिमी एशिया में। ये सब मत मारना। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। चलिए अगला सवाल कहता है सबसे खतरनाक तरंग कौन है? देखो सबसे खतरनाक, खतरा के निशानी लाल हो बेरे बाबा, तो सबसे खतरनाक क्या होता है सर? एल होता है, ठीक है। आ जाना, अगला कहता है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है?
संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट, संचार का मतलब एक दूसरे से संपर्क, संचार का मतलब रात में रात भर बाबू सोना करना, वही संचार होता है। तो सार्वजनिक टेलीफोन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। अगला कहता है भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? भारत में कितने प्रतिशत जो भूमि है वो भूकंप से प्रभावित है? भारत के कितने प्रतिशत भूमि जो है वो भूकंप से क्या है? प्रभावित है। मैंने क्या बोला सर कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि है जो भूकंप से प्रभावित है? तो 54 से 56%। कहाँ? 54% से 56% ऐसे भूमि है भारत में जो भूकंप से प्रभावित है। 54 से 56 यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। भारत में 54 से 56% भूमि वैसे हैं जो भूकंप से क्या है? प्रभावित है। चलिए अगला सवाल, अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? देखो रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है सर? अच्छा रिंग बांध, अच्छा बांध क्यों बांधा जाता है? बांध क्यों बांधा जाता है? तो बाढ़ से बचाव के लिए। अरे बांध क्यों बांधा जाता है? बाढ़ से बचाव के लिए। तो हमको बोला है रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? तो आपको किसके लिए होता है सर? तो आपको बाढ़ के लिए होता है। अगला कहता है भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? देखो भारत में कोई वस्तु को विदेश में आमन गमन करना, भारत से कोई वस्तु विदेश आना जाना किस मार्ग के द्वारा आया जाता है, लाया जाता है और आया जाता है? किस मार्ग से द्वारा? सबसे अधिक जो है सर वो समुद्री मार्ग के द्वारा विदेश से वस्तु भारत में आवन गमन करता है। तो मैंने क्या बोला है सर कि भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो सबसे अधिक विदेशी व्यापार जो होता है वो समुद्री मार्ग द्वारा होता है। कैसे होता है? समुद्री मार्ग द्वारा होता है। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल। अगला कहता है उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हमें क्या बोला है सर? ये उत्तर पश्चिमी, ये ना बोला है पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है सर। कहाँ है? जयपुर है। ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर है। कहाँ है? जयपुर है। चलिए अगला क्या कहता है? कहता है हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? हावड़ा और कोलकाता जो है ना सर, ये हावड़ा ब्रिज, हावड़ा और कोलकाता जो है सर वो किस नदी पर, किस नदी के तट पर है? तो हावड़ा और कोलकाता जो हुगली नदी के तट पे है। किस पे? हुगली नदी पे। ठीक है, तो हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी के तट पे स्थित है। चलिए अगला सवाल, अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। अगला कहता है भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? भारत का कौन सा पत्र है जो पहला समाचार पत्र है? वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं सर ये क्वेश्चन नंबर कितना है? तो ये क्वेश्चन नंबर आपको होगा 186। 186 का सटीक आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये 186 का सटीक आंसर क्या होगा आपसे मैं पूछता हूँ। हाँ ये हो ना बताएगा नू, अरे मोबाइल में सर्च करके बता नू दो रे भाई, ना तो बुक में जाके देख लो ना। यही बहाने कम से कम देखो क्वेश्चन को तो तुम सर्च कर लोगे ना। हाँ तो इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में आनी चाहिए सर। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कर देना, दिल पे हाथ रख के भाई, वरना कुमारे रह जाओगे। आइएगा सर, अगला सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है ना वो बड़ा लाजवाब है रे भाई। जिंदगी एक सफ़र है, चलते चलते खत्म हो जाएगा। आइए सर, कहता है क्या कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? देखो ये सिकंदर जो है सर वो कहाँ का निवासी था? तो यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का था। ये सिकंदर कहाँ का निवासी था? ये यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का था। ठीक है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो ये यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का था। ठीक है, अगला कहता है गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? गांधी जी किसने? गांधी जी ने दांडी यात्रा, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 को किया था। कब किए थे? 12 मार्च
1930 को किए थे, ठीक है। 12 मार्च 1930 को उन्होंने क्या किया था, गांधी जी दांडी यात्रा की शुरू किया था, ठीक है। जो कि ये जो यात्रा था वो 390 किलोमीटर लगभग का यात्रा था, ठीक है। आ जाना। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था, तो 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था, तो 12 मार्च 1930 को किया था। गांधी जी ने कितना दूर तक का सफर किए थे, तो 390 किलोमीटर का सफर था। आ जाना। इसमें मेन जो गांधी यात्रा दांडी यात्रा शुरू करने का जो मेन मकसद था वो नमक को लेकर के था, ठीक है। जो अच्छा ये कहां से शुरू हुआ था, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया है, तो 12 मार्च 1930 को, लेकिन कहां से शुरू हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सर। कहता लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, ये लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, ये लखनऊ समझौता 1916 में, 1918 में, 1920 में, 1922 में। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था वो 1916 को हुआ था। कब हुआ था, दिसंबर महीना में हुआ था, दिसंबर 1916 को हुआ था, ठीक है। दिसंबर 1916 को हुआ था, ठीक है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो दिसंबर 1916 को हुआ था। चलिए अगला कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि का हुआ, ये आपका हो गया 190 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आ जाना 190 नंबर सवाल। कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, 16 अप्रैल 1919 को। हमें बोला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, ये सबको पता है कि 1919 को हुआ था। तो 190 नंबर सवाल का सटीक आंसर क्या होगा, क्योंकि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड एकदम सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल है। हाँ, ये सवाल के बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में हर साल पूछता है। हाँ भाई, तो इसको दिमाग में रखना पड़े तो करेगा रे भाई। हाँ, तो सभी को इस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से एक बार कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। और जो लोग ना बताएगा नू, समझ लेना काका होगा रे। हाँ, और जो बता देगा नू सर, पक्का हम अपना साली से शादी करा देंगे। आना सर, थैंक यू सर, लव यू। बाकी की क्लासेस हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू, लव यू। बाकी मिलते हैं सर आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में करना सर कि ये क्लास कैसा लगा। जैसा भी लगा उसी तरह से कमेंट करना, गलत तो गलत है, सही तो सही है, बट दिल से करना, ठीक है। थैंक यू सर, लव यू।